नमस्ते सभी को। तो कल हमने विसर्ग संधि का अध्ययन शुरू किया था, लेकिन थोड़ी टेक्निकल मिस्टेक के कारण और वो क्लास बीच में ही रह गई थी। तो अब हम विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। और कल मैंने आपको ये बताया था कि विसर्ग संधि हम एक साथ ही समझ लेंगे, जो भी इसके नियम हैं, उपनियम हैं। तो देखो, कल ये चर्चा हो गई थी कि विसर्ग संधि है तो यानी प्लस से पहले तो हमें क्या मिलेगा? विसर्ग ही मिलेगा। यानी प्लस से पहले हमें क्या मिलेगा? विसर्ग ही मिलेगा। और प्लस के बाद हमें स्वर या व्यंजन मिलेंगे, तो उनको हम दो भागों में बांटेंगे। देखो इस तरह से, एक तो मिलेगी हमें घोष ध्वनि। क्या मिलेगी? घोष ध्वनि। और दूसरी मिलेगी हमें क्या? अघोष ध्वनि। यानी हमने समस्त जो भी विसर्ग का मेल स्वर या किससे होता है भाई? व्यंजन से। कल पढ़ा था ना परिभाषा में कि विसर्ग का मेल किससे होता है? स्वर या व्यंजन से। तो स्वर और व्यंजन दोनों ध्वनियों को हमने दो भागों में बांट दिया। ऊपर लिखा घोष ध्वनि और नीचे लिखा क्या बताओ? अघोष ध्वनि। तो घोष ध्वनि में कौन आता है भाई? वर्ग का क्या? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। और कौन आता है? य, र, ल, व, है। वह सभी क्या? स्वर। ये कौन सी ध्वनि में आते हैं? घोष में। अब अघोष में क्या बचा बताओ? वर्ग का क्या? पहला व दूसरा वर्ण। वर्ग का पहला व क्या बताओ? दूसरा वर्ण एवं तीनों से श, स और श। यानी कल हमने ये पढ़ा था कि विसर्ग का मेल किससे होता है? स्वर और व्यंजन से। किससे होता है? स्वर और व्यंजन से। और ध्वनि परिवर्तन किस में हो? विसर्ग में हो। तो उसे हम क्या कह देते हैं? विसर्ग संधि। क्या कह देते हैं? विसर्ग संधि। अब यदि घोष ध्वनि आएगी तो इस विसर्ग का परिवर्तन दो में होगा। इसमें होगा दो में, या तो होगा ओ में या फिर होगा क्या बताओ? रे में। यानी विसर्ग का परिवर्तन दो में होगा। बताओ फिर से। यानी ये विसर्ग जो है ये दो में बदलेगा, या तो ओ में बदलेगा या फिर किस में बदलेगा? रे में बदलेगा। क्या याद रखोगे? यदि विसर्ग के बाद कौन सी ध्वनि आए? घोष ध्वनि आए तो विसर्ग का परिवर्तन दो में होगा, ओ में और रे में। और यदि विसर्ग के बाद अघोष ध्वनि आती है तो विसर्ग का परिवर्तन होता है स में। किस में होता है? स। परंतु श तीन होते हैं तो ये तीनों ही स में होता है। इस स में भी हो सकता है, इस स में भी हो सकता है और इस स में भी हो सकता है। यानी किसका परिवर्तन हो रहा है? ये विसर्ग का। तो यानी ये याद रखना है कि विसर्ग संधि में टोटल विसर्ग के कितने परिवर्तन हो रहे हैं? 5। कितने हो रहे हैं? 5। तो ये पांचों को हमें समझना है। तो फिर से याद करो। देखो, यदि विसर्ग के बाद घोष ध्वनि आए। घोष ध्वनि मैंने आपको जब वर्ण विचार पढ़ाया था तब अच्छी तरह बताया था कि अघोष को याद कर लेना। अघोष में क्या आता है? वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और तीनों से। कैसे याद करना बताया था कि लिख लेना अ घो से। ए का मतलब एक, घो का मतलब दो और तीनों से क्या होते हैं? अघोष। बाकी सारे क्या हो जाएंगे? घोष। तो घोष में कौन बचा? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, यह रे, लेवे, है एवं सभी स्वर। तो जब विसर्ग के बाद घोष ध्वनि आएगी तो विसर्ग का परिवर्तन किस में होगा? ओ में और रे में। और यदि विसर्ग के बाद अघोष ध्वनि आएगी तो विसर्ग का परिवर्तन किस में होगा? से में। लेकिन से कितने? तीन, और तीनों में ही होगा।
ठीक है। तो ये तो आप कन्फर्म बोलो कि दो ध्वनि छांटने, घोष और अघोष। परिवर्तन किस में करना है? घोष आने पर ओ और रे में, और यहां तीनों से में। अब ओ में तो कब करना है और रे कब में कब करना है, और किस से में कब करना है, क्योंकि तीन से है। तो देखो ओ में तो जब करना है जब विसर्ग ए के साथ हो, या हम कह सकते हैं विसर्ग से पहले क्या हो? ए हो, यानी विसर्ग ए के साथ हो और प्लस के बाद वही कौन सी ध्वनि आ जाए? घोष ध्वनि। क्या आ जाए? घोष ध्वनि आ जाए। तो बराबर आपको ये जो विसर्ग है इसका ओ बनाना है, यानी विसर्ग का क्या बनाना है? ओ। बताओ कब बनाना है? जब विसर्ग किसके साथ हो? ए के साथ, और विसर्ग के बाद कौन सी ध्वनि आए? घोष ध्वनि आए, तो विसर्ग का क्या बनाना है भाई? ओ बनाना है। क्या बनाना है? ओ। क्लियर हुआ ना? चलो, अब रे कब करना है? तो जब विसर्ग हो ई के साथ, या फिर बड़ी ई के साथ, या फिर ऊ के साथ। यानी ऊपर तो विसर्ग किसके साथ था? ए के साथ। यहां किसके साथ है? ई और ऊ के साथ, और प्लस के बाद वही आई कौन सी ध्वनि? घोष ध्वनि। कौन सी ध्वनि? घोष ध्वनि। ठीक है। तो बराबर इस विसर्ग का परिवर्तन हम किस में कर देंगे? रे में। समझ में आ गया ना कि दोनों में घोष ध्वनि आएगी, ओ में और रे में। ओ में कब करना है? जब विसर्ग ए के साथ हो। रे में कब करना है? जब विसर्ग ई और ऊ के साथ हो। ठीक है। अब विसर्ग के बाद अघोष ध्वनि आती है। क्या आती है? अघोष ध्वनि। तो फिर विसर्ग का परिवर्तन हम किस में कर देते हैं? से। किस में कर देते हैं? से में। और से कितने? तीनों ही हैं। ठीक है। तो अब ये कैसे याद रखना? देखो ये ताल्यव से है, और ये कौन सा से है बताओ? दंते से है। और ये कौन से है बताओ? मूर्धन्य से। तो जब अघोष ध्वनि आएगी तो अघोष ध्वनि में से तीनों में हो रहा है परिवर्तन। तो जब अघोष ध्वनि के रूप में ताल्यव ध्वनि आए तो आपको ताल्यव से बनाना है। कौन से? ताल्यव ध्वनि आए तो ताल्यव से, और दंते ध्वनि आए तो दंते से बनाना है, और बाकी में फिर क्या बनाना है? मूर्धन्य। क्या बनाना है? मूर्धन्य। क्योंकि सभी ध्वनियों के लिए सभी से तो हमारे पास कितने? तीन। तो ताल्यव के साथ ताल्यव, दंते के साथ दंते, बाकी बचेगी उसके साथ क्या बताओ? मूर्धन्य। तो यानी यदि विसर्ग के बाद अघोष के रूप में कौन सी ध्वनि आए? ताल्यव ध्वनि आए, तो इसका नियम बनेगा कि विसर्ग और विसर्ग के बाद क्या बताओ? अघोष ध्वनि, और अघोष में भी कौन सी? ताल्यव ध्वनि। और ताल्यव ध्वनि कौन सी होती है बताओ? एक तो चय वर्ग होता है, लेकिन चय वर्ग के दो ही अक्षर तो लेंगे, क्योंकि पहला और दूसरा वर्णित अघोष होता है। तो क्या बता बचाओ? चय और छय। और एक खुद से यदि ये आ जाएं, यानी विसर्ग के बाद अघोष के रूप में क्या आ जाएं? चय चय छय, तो बराबर विसर्ग का परिवर्तन हम ताल्यव से में कर देंगे। बताओ विसर्ग का परिवर्तन किस में कर देंगे? ताल्यव से में। क्यों कर रहे हैं ताल्यव से में? क्योंकि प्लस के बाद ताल्यव ध्वनि आ रही है। कौन सी आ रही है घोष के रूप में? ताल्यव। ठीक है। अब हमें करना है किस में बताओ? मूर्धन्य से में। तो इसमें विसर्ग होगा ई और ऊ के साथ, यानी ऊपर तो विसर्ग किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन यहां विसर्ग किसके साथ होगा? या तो ऊ के ई के साथ होगा, या फिर ऊ के, और प्लस के बाद कौन सी ध्वनि आए? अघोष। क्या है? अघोष। और इसमें भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, इसमें जो अघोष ध्वनि आएंगी वो आएंगी कै, पै, फै, टै, और एक मैं। देखो मैं इधर भी है पंचम वर्ण, लेकिन ये अपवाद है, मैं इधर भी आ सकता है। ज्यादा उदाहरण नहीं, एक ही याद रखना। आयु प्लस मान करेंगे तो क्या बन जाएगा? आयुष्मान। और यहां सिरह प्लस मणि आए तो क्या बनेगा? शिरोमणि। तो बिल्कुल याद रखना है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि मैं ई और ऊ के साथ विसर्ग और फिर में आ जाए तो फिर मूर्धन्य से में होगा। किसमें होगा? मूर्धन्य से में। ठीक है, ये हो गया। तो बराबर विसर्ग का परिवर्तन किसमें करना है भाई? मूर्धन्य से में। तो बराबर विसर्ग का परिवर्तन किसमें करना है? मूर्धन्य से में। अब अगला जो आया हमारा वो आया क्या बताओ? दंते से। क्या आया? दंते से। ठीक है, तो इसमें कब करना है? यानी जब मैंने आपको बताया है कि यदि विसर्ग का से कब होता है, तो यह बताना है कि विसर्ग और विसर्ग के बाद
अघोष के रूप में क्या आ जाए भाई, तय और से, क्या आ जाए, तय और से। तो बात जानते हो ना, तय वर्ग क्या होता है भाई, दंते, तय थे दे दे ने, लेकिन तय वर्ग में से दो ही आएंगे अघोष में, तय और दे। तो उदाहरण केवल तय के दे के नहीं है। और उधर क्या है बताओ, खुद से। तो क्या करेंगे भाई, विसर्ग का परिवर्तन किसमें कर देंगे, दंते से में। तो बराबर विसर्ग किस में बदल जाएगा, दंते से में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, दंते से में। ठीक है, क्योंकि तय से आ रहे हैं तो दंते से। एक इसमें और ध्यान रखना है कि यदि विसर्ग ए और आ के साथ हो, किसके साथ, तो ए और आ के, और प्लस के बाद अघोष के रूप में, किसके रूप में, अघोष के रूप में कैपे मिल जाएं, क्या मिल जाएं, कैपे मिल जाएं, तो भी विसर्ग का परिवर्तन किसमें करना है, दंते से में। तो भी विसर्ग का परिवर्तन दंते से में करना। देखो यहां भी कैप है, यहां भी कैप है, लेकिन यहां तो कैप है किसके साथ मिलेगा, विसर्ग किसके साथ मिलेगा, ई और ऊ के साथ, और यहां विसर्ग किसके साथ मिलेगा, ए और आ के साथ। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। फिर से देखो कि विसर्ग के बाद हमें स्वर और व्यंजन मिलते हैं, उनको हमने दो भागों में बांट दिया, एक तो घोष ध्वनि और एक क्या है, अघोष ध्वनि। घोष ध्वनि में कौन आया, वर्ग का तीसरा चौथा पांच वर्ण, ये रले वे है और सभी स्वर। अघोष में क्या गया, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, हम तीनों से। जब विसर्ग के बाद घोष ध्वनि आएगी, दो परिवर्तन होंगे, ओ में और रे में। ओ में कब करना है, जब विसर्ग ए के साथ हो, प्लस के बाद घोष ध्वनि हो, तो ओ में करना है। और यदि विसर्ग ई और ऊ के साथ है, फिर प्लस के बाद घोष ध्वनि आ जाए, तो परिवर्तन किसमें करना है, रे में। ठीक है, और यदि विसर्ग के बाद अघोष ध्वनि आ जाए, तो फिर परिवर्तन किसमें होगा, से में। लेकिन से कितने, तीन। तो कुछ नहीं है, ताल्यव ध्वनियों के साथ ताल्यव से बनाना है, दंते ध्वनियों के साथ दंते, बाकी जो बची उनमें हमने क्या बना दिया बताओ, मूर्धन्य से। इस तरह से हम विसर्ग का परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, अब देखो हम एक एक का एग्जाम्पल उतारेंगे। तो पहला नियम क्या पढ़ा, पहला क्या था बताओ, कि पहला ये था, यदि विसर्ग किसके साथ हो, ए के साथ, किसके साथ हो, ए के साथ, और विसर्ग के बाद कौन सी ध्वनि आ जाए, घोष ध्वनि। कौन सी ध्वनि आ जाए, घोष ध्वनि। तो बराबर हम विसर्ग का परिवर्तन किसमें कर देंगे, ओ में। यही था ना पहला नियम। तो विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा भाई, ओ में। ये हमारा पहला नियम था। तो देखो अब इसके एग्जाम्पल करते हैं। बताओ क्या लिखा है ये, अधय प्लस गति। क्या लिख रहा है, अधय प्लस गति। तो देखो विसर्ग किसके साथ है, ए के साथ, और विसर्ग के बाद गए तीसरा वर्ण आ गया, और तीसरा वर्ण क्या होता है, घोष। तो विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा बताओ, अधोगति। क्या बन जाएगा, अधोगति। अधय प्लस गति बराबर क्या, अधोगति। चलो अगला, यश प्लस धरा। बता विसर्ग ए के साथ है, और विसर्ग के बाद कौन आ गया, धय, और धय कौन सा अक्षर होता है, तीसरा चौथा। तो बता विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ओ में। तो ये क्या बन जाएगा, यशोधरा। क्या बन जाएगा, यशोधरा। आगे चलो बताओ, तप है प्लस क्या, बल। क्या है बताओ, तप है प्लस क्या, बल। तो बताओ विसर्ग किसके साथ है, ए के साथ, प्लस के बाद कौन आ गया, बै, और बै कौन सा अक्षर होता है, तीसरा। तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ओ में। तो ये क्या बन जाएगा बताओ, तपोबल। अर्थात विसर्ग का हम क्या बना रहे हैं, ओ। और चलो बताओ क्या लिखा है, पै प्लस क्या बताओ, धर। तो बताओ विसर्ग किसके साथ है, ए के साथ, और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, धय, और धय कौन सा अक्षर है, चौथा, तय थे दय धय। तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ओ में। तो क्या हो जाएगा ये, पयोधर। क्या हो जाएगा, पयोधर। ठीक है, आगे चलो बताओ ये क्या लिखा हुआ है, सरह प्लस क्या, वर। तो बताओ विसर्ग किसके साथ है, ए के साथ, और ये रेलवे भी किस में आते हैं, घोष में। तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ओ में। तो ये क्या हो जाएगा, सरोवर। क्या हो जाएगा, सरोवर। ऐसे ही बताओ ये क्या लिखा हुआ है, मन है प्लस क्या, विज्ञान। मन है प्लस क्या, विज्ञान। तो बताओ विसर्ग किसके साथ है, ए के साथ, और विसर्ग के बाद क्या आ गया, वह। तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ओ में। तो ये क्या हो जाएगा, मनोविज्ञान।
क्या हो जाएगा, मनोविज्ञान। क्लियर हुआ ना। तो यानी क्या याद रखना है, यदि विसर्ग ए के साथ है और विसर्ग के बाद घोष ध्वनि आती है तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ओ में। अब इसमें कुछ थोड़े से अलग तरह के उदाहरण हैं। जैसे मैंने आपको लिखाया यस है प्लस क्या, अभिलाषा। क्या लिखा, यस है प्लस क्या, अभिलाषा। तो बताओ विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, ए स्वर है। ए क्या है बताओ, स्वर है। ए क्या है बताओ, स्वर है। तो अब बताओ विसर्ग का परिवर्तन तो स्वर घोष में ही आते हैं, तो विसर्ग का परिवर्तन तो ओ में हो जाएगा, तो यश का क्या हो जाएगा, यशो। लेकिन अब ये ए स्वर आ गया और मूल शब्द में यानी किसी शब्द में कभी मूल रूप से कोई स्वर नहीं आता है, केवल उसकी मात्रा लगती है। या हम कह सकते हैं सै पे ओ है, तो एक शब्द में एक साथ दो स्वर नहीं आते, तो इस ए का यहां कोई काम नहीं, इसको हटा देंगे तो क्या बनेगा, ये यशोभिलाषा। क्या बनेगा, यशोभिलाषा। लेकिन जब संधि विच्छेद करेंगे तो फिर ये हमें लाना पड़ेगा। जैसे देखो ये क्या लिखा हुआ है, मनोविराम। तो हमने क्या किया है बताओ अब तक कि विसर्ग का परिवर्तन किसमें किया है भाई, ओ में। किसमें किया है, ओ में। ठीक है। तो अब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ओ का वापस क्या बना देंगे, विसर्ग। तो मनो का क्या बन जाएगा, मने। अब ये विराम नहीं होगा, वो ए हटाए वो आपको लाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, मने प्लस क्या, अभिराम बराबर क्या बनेगा, मनोविराम। ऐसे ही मैं कहूंगा मनोनुकूल। तो अब आपको मैंने क्या बताया कि संधि विच्छेद करेंगे तो ओ का क्या बना देंगे, विसर्ग। तो ये क्या हो जाएगा, मने। अब ये अनुकूल नहीं होता, क्या होता है, अनुकूल। तो वो हमें लगाना पड़ेगा। तो याद रखना है, व्यंजन आए तो ओ बनाना ही है। अगर स्वर के रूप में ए आ जाए तो उस ए को हम क्या बताओ, हटा देते हैं। तो ये तो है भाई संधि। अगर विच्छेद करना है तो बिल्कुल याद रखना है कि विसर्ग का जब हम ओ बना रहे हैं तो संधि विच्छेद करेंगे तो ओ का वापिस क्या बना देंगे, विसर्ग। तो देखो 2 3 4 उदाहरण। सरोज, मनोज, यशोदा, उरोज, और नरोत्तम। इन शब्दों का संधि विच्छेद करना है। तो बताओ सरोज का क्या होगा, ओ का विसर्ग बना देंगे तो क्या होगा, सरह प्लस क्या, जय। बताओ मनोज का क्या हो जाएगा, मनह प्लस क्या, जय। बताओ यशोदा क्या हो जाएगा, यश है प्लस क्या, दा। क्योंकि ओ का विसर्ग बना देंगे ना, विसर्ग का ओ बनाया। उरोज क्या हो जाएगा बताओ, उर है प्लस क्या, जय। अगला आप बताओ इसका क्या होगा, बताओ क्या होगा, नरे प्लस उत्तम। नहीं, देखो आपको क्या याद रखना है कि देखो विसर्ग संधि में भी विसर्ग का ओ बनता है और गुण संधि में ए और उ का ओ बनता है। तो दोनों में ही आपको ओ की मात्रा मिलेगी। ऐसे प्रश्न परीक्षा में बहुत कई बार आते हैं कि सब में ओ की मात्रा लगा देते हैं और आपसे पूछेंगे कि या तो कौन सा उदाहरण गुण संधि का नहीं है, या फिर 3 विसर्ग के दे देंगे, ये गुण का दे देंगे, तो कह देंगे कौन सा उदाहरण क्या है बताओ, विसर्ग संधि का नहीं है। तो कैसे हम, यानी दोनों में ओ की मात्रा मिलती है, यानी वहां तो ए और उ का ओ होता है, यहां विसर्ग का होता है। तो याद रखना है कि जिसमें प्लस के बाद उ की ध्वनि आ जाए तो समझ लेना वह उदाहरण गुण संधि का है, तो उसमें प्लस से पहले विसर्ग नहीं आएगा। तो ये नर प्लस उत्तम है, यानी ये गुण संधि का उदाहरण है। किसका है ये, गुण संधि का। तो बिल्कुल याद रखना है। यदि अब देखो इनमें सब में प्लस के बाद उ की ध्वनि नहीं आ रही ना, तो इसका मतलब है ये विसर्ग संधि का। लेकिन ये तो आपने नरे प्लस उत्तम यहां उ लगा दिया तो फिर यहां विसर्ग की जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट रखना है इस संधि में, यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा परीक्षा में बनते हैं। ठीक है, आपको बना देगा, सरोज दे देगा, मनोज दे देगा, यशोदा दे देगा, बीच में नवोडा रख देगा। तो नवोडा तो नव प्लस उड़ा, उ ध्वनि आ गई तो वो तो गुण संधि का है। इस प्रकार आपको याद रखना है। बताओ एक ये और देख लो, मनोभिलाषा।
तो बताओ क्या करेंगे, ओ का विसर्ग बना देंगे मने। अब ये भिलाषा नहीं होगा, क्या होगा, अभिलाषा। तो इस तरह से हम संधि विच्छेद कर देते हैं। बताओ क्या याद रखना है, सिंपल सा याद रखना है कि यदि विसर्ग ए के बाद हो और विसर्ग के बाद घोष ध्वनि आए तो विसर्ग का परिवर्तन ओ में, और संधि विच्छेद करेंगे तो ओ का वापिस क्या बना देंगे, विसर्ग। ठीक है, चलो ये तो अपना नियम नंबर 1। अब नियम नंबर जो सेकंड था वो क्या था कि यदि विसर्ग ई के, बड़ी ई के या फिर किसके साथ हो, ऊ के साथ हो। ठीक है, और विसर्ग के बाद फिर से कौन सी ध्वनि आ जाए, घोष ध्वनि। कौन सी ध्वनि आ जाए, घोष ध्वनि आ जाए, तो बराबर विसर्ग का परिवर्तन हम किस में कर देते हैं भाई, रे में। तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, रे में। ठीक है, ये देखो अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। देखो बहे प्लस अंग, अब बताओ विसर्ग किसके साथ है, ई के साथ, और विसर्ग के बाद ए स्वर आ गया और समस्वर किस में आते हैं, घोष में। तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, रे में। तो रे कैसा, आधे रे में होगा परंतु ए जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, बहिरंग। बताओ कैसे हुआ पूरा रे, क्योंकि विसर्ग में तो आधा ही रे बना था, लेकिन इधर ए स्वर है, तो बहे प्लस अंग बराबर क्या बना, बहिरंग। ऐसे ही देखो बहे प्लस क्या, आक्रमण। क्या लिखा हुआ है, बहे प्लस क्या, आक्रमण। तो बताओ विसर्ग का परिवर्तन किस में करेंगे, रे में, और आ जुड़ जाएगा तो ये बहिराक्रमण हो जाएगा। ऐसे बहे प्लस आक्रमण बराबर क्या हो जाएगा, बहिराक्रमण। और देखो आशी प्लस क्या, वाद। अब देखो विसर्ग किसके साथ है, ई के साथ, और अब यहां स्वर नहीं है, यहां वह व्यंजन है और ये रेलेवे किस में आते हैं, घोष में। तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, रे में। लेकिन रे कैसा रहेगा, आधा, क्योंकि स्वर होता तो पूरा हो जाता, आधा रे हमेशा कहां लगता है, ऊपर। किसके ऊपर, जो व्यंजन इसके बाद आता है। तो सह पे नहीं लगाना है, किस पे लगाना है, वापे। आशी प्लस वाद बराबर क्या, आशीर्वाद। तो बताओ आधे रे में आप क्या याद रखोगे कि आधे रे का प्रयोग हमेशा उसके बाद जो व्यंजन ध्वनि आती है उसके ऊपर होता है। तो आशी प्लस वाद बराबर क्या हो गया, आशीर्वाद। ऐसे ही मैं कहूंगा चतो प्लस आनन। तो बताओ विसर्ग किसके साथ है, ऊ के साथ, प्लस के बाद क्या आ गया, आ। तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, रे में, और रे पे आ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, चतुरानन। चतु प्लस आनन बराबर क्या हो जाएगा, चतुरानन। ऐसे ही मैं कहूंगा धनु प्लस धर, तो क्या हो जाएगा बताओ, धनुर्धर। क्या हो जाएगा, धनुर्धर। धनु विसर्ग ऊ के साथ है, प्लस के बाद दे आ गया, तय थे दे दे चौथा वर्ण है, तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, रे में। ऐसे ही मैं कहूंगा आयु प्लस वेद, तो बताओ क्या हो जाएगा, आयुर्वेद। तो विसर्ग किस पे लग जाएगा, जो रे के बाद, तो रे के बाद कौन आ रहा है, वह। तो आयु प्लस वेद बराबर क्या हो जाएगा, आयुर्वेद। ऐसे ही प्रादु प्लस भाव, तो क्या हो जाएगा बताओ, प्रादुर्भाव। यानी विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, रे में। प्रादु प्लस भाव बराबर क्या, प्रादुर्भाव। तो बिल्कुल आपको ये याद रखना है कि यदि विसर्ग ए और ऊ के साथ हो, विसर्ग के बाद कौन सी ध्वनि आए, घोष ध्वनि आए, तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाता है, रे में। ऐसे ही क्या बताओ, आशी प्लस वचन, बताओ क्या हो जाएगा, आशीर्वचन। चतु प्लस वेद, तो क्या हो जाएगा, चतुर्वेद। ऐसे ही चतु प्लस दिश, चतुर्दिश।
तो बिल्कुल याद रखना। और संधि विच्छेद करेंगे तो रे का वापस क्या बना देंगे, विसर्ग, क्योंकि विसर्ग का हमने क्या बनाया है, रे। तो संधि विच्छेद करेंगे तो रे का वापस क्या बना देंगे, विसर्ग, तो संधि विच्छेद हो जाएगा। मैंने कहा था ना, संधि विच्छेद कोई नियम नहीं होते, जैसे हम संधि करते हैं अगर उसका उल्टा कर दें तो फिर वो क्या है बताओ, संधि विच्छेद हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ अपना कौन सा नियम, दूसरा। अब नियम नंबर क्या है बताओ, तीसरा। तीसरा क्या बताया था मैंने, बताओ, के विसर्ग और विसर्ग के बाद अघोष ध्वनि, यानी घोष के तो हो लिए, घोष में दो में होते हैं, ओ में और रे में, और अघोष ध्वनि मैंने आपको 3 वर्ण बताए थे, बताओ, च, छ और श। तो ये जो कोष्टक में लिखी ध्वनि है, ये कैसी ध्वनि है भाई, ताल्यव ध्वनि है। कैसी ध्वनि है, ताल्यव ध्वनि है। तो विसर्ग का परिवर्तन भी किस में हो जाएगा बताओ, ताल्यव श में। तो बराबर विसर्ग का परिवर्तन हम ताल्यव श में कर देंगे। किस में कर देंगे, ताल्यव श में। तो देखो, ने प्लस चल क्या हो जाएगा, निश्चल। ऐसे ही मैं कहूंगा अंतः प्लस चेतना। तो बता विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ताल्यव से में, क्योंकि प्लस के बाद क्या है, च, अंतस चेतना। ऐसे ही मैं कहूंगा ने प्लस छल, तो क्या हो जाएगा बताओ, निश्चल, यानी छल रहित। ऐसे ही मैं कहूंगा यश है प्लस शरीर, तो बताओ विसर्ग किसके साथ है, एक के साथ, इधर से आ गया तो विसर्ग का से हो जाएगा, ये क्या बनेगा, यशस शरीर। और संधि विच्छेद करेंगे तो जब विसर्ग के तीनों से बन रहे हैं तो संधि विच्छेद करेंगे तो तीनों से का क्या बना देंगे बताओ, विसर्ग। जैसे क्या लिखा हुआ है, ये तपश्चर्या, तो इस से का विसर्ग बना देंगे, बताओ क्या हो जाएगा, तप है प्लस चर्या। मैंने कहा यशशेष, तो बताओ विसर्ग का सह बनता है तो सह का वापिस क्या बना देंगे, विसर्ग, क्या हो जाएगा, यश है प्लस क्या, शेष। ठीक है, तो बिल्कुल क्या याद रखना है कि यदि विसर्ग के बाद अघोष के रूप में च, छ से ध्वनि आए तो विसर्ग का परिवर्तन कौन से में हो जाता है, ताल्यव श में। कौन से में, ताल्यव श में। ठीक है, अगला क्या है बताओ, नियम नंबर कौन सा है, 4। तो इसमें मैंने बताया था कि इसमें विसर्ग किसके साथ होगा, यानी ई और ऊ के साथ, किसके साथ होगा, विसर्ग होगा या तो ई के साथ या फिर किसके साथ, ऊ के साथ। और विसर्ग के बाद अघोष के रूप में मैंने कुछ ध्वनि बताई थी, कौन, कै, पै, फै और टे। देखो अघोष वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है तो कै वर्ग में से कै को ले लिया, क्योंकि कोई कंठे से थोड़ी होता है। चे वर्ग तो इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनके साथ तो ताल्यव से होगा। ठीक है, और पै वर्ग में से पै फै दोनों को ले लिया, और टे तो मूर्धन्य है ही, तो मूर्धन्य से तो बना ही रहे। इसमें मैं अपवाद है, क्या है, मैं। अब याद रखना है यदि विसर्ग ए के साथ हो फिर में आ जाए, जैसे सिर है प्लस मणि बराबर क्या होगा, शिरोमणि। परंतु यदि विसर्ग ऊ के साथ और फिर में आ जाए तो फिर आपको मूर्धन्य से करना है। तो कै, पै, फै, टे, मैं ये आ जाए तो बराबर विसर्ग का परिवर्तन किसमें करना है भाई, मूर्धन्य से में। ठीक है, अब देखो बताओ क्या लिखा हुआ है, आवी प्लस क्या, कार।
तो बताओ विसर्ग ई के साथ है, प्लस के बाद के आ गया तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा? मूर्धन्य से में। तो क्या हो जाएगा? ये आविष्कार। ऐसे ही मैं कहूंगा चतु प्लस कौण। तो बताओ विसर्ग ऊ के साथ है, प्लस के बाद के आ गया तो इसका परिवर्तन किस में हो गया? मूर्धन्य से में। तो क्या हो जाएगा? ये चतुष्कोण। आगे मैंने लिखा ज्योति प्लस पुंज। तो बताओ विसर्ग किसके साथ है? ई के साथ, प्लस के बाद कौन आ गया? पे। तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा? मूर्धन्य से में। तो क्या बनेगा? ज्योतिषपुंज। और देखो दो प्लस परिणाम। तो विसर्ग फिर से किसके साथ है? ऊ के साथ, विसर्ग के बाद पे आ गया तो विसर्ग का परिवर्तन मूर्धन्य से में क्या बन जाएगा? दुष्परिणाम। ऐसे ही बताओ नी प्लस चल तो क्या बना था? निश्चल। और नी प्लस छल क्या बना था? निश्चल। अब नी प्लस फल क्या बनेगा? निष्फल। तो यानी फे आ गया तो अब इसमें हमें मूर्धन्य से लगाना है और ये क्या बनेगा? निष्फल। ऐसे ही क्या है बताओ? धनु प्लस क्या? टंकार। तो बताओ विसर्ग के बाद, सॉरी विसर्ग किसके साथ है? ऊ के साथ, और विसर्ग के बाद ते आ गया तो इसका मूर्धन्य से में और ये क्या हो जाएगा? धनुष्टंकार। धनु प्लस टंकार बराबर क्या हो जाएगा? धनुष्टंकार। अब किसका बन गया? मैं का। और मैंने कहा था मैं तो अपवाद है क्योंकि ये तो घोष में आता है पंचवर्ण, लेकिन यहां मूर्धन्य से होता है। बताओ आयु प्लस मान बराबर क्या हो जाएगा? आयुष्मान। और ज्यादा आते भी नहीं, एक और आता है इसमें, वपु प्लस मान बराबर क्या हो जाएगा? वपुष्मान। और संधि विच्छेद करना मैंने बता ही दिया आपको कि कोई सा भी से आए आधा उसका विसर्ग बना देंगे। जैसे मैंने लिखा चतुष्पद, तो आपको कुछ नहीं करना है, मूर्धन्य से का क्या बना दोगे? विसर्ग। क्या हो जाएगा? ये चतु प्लस पद क्या हो जाएगा? चतुष्पद। मैंने लिखा निष्काम, तो आपको इस मूर्धन्य से का विसर्ग बनाना है तो क्या हो जाएगा? नी प्लस काम क्या हो जाएगा? निष्काम। तो ये हमारा चौथा नियम है। लास्ट और बचा है दंते से का। किसका बचा है? दंते से का। चलो उसको भी देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था इसके अंदर पांचवा जो नियम है हमारा कि भाई विसर्ग और विसर्ग के बाद अघोष के रूप में दो ध्वनि बताई थी। बताओ कौन कौन सी हैं? तय और से। तो बराबर विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा? दंते से में। ये लो साहब, तो लिखो नमः प्लस ते। तो बताओ विसर्ग के बाद तय आ रहा है, तय अघोष है तो इसका दंते से हो जाएगा क्योंकि तय ध्वनि दंते। तो नमस्ते, नमः प्लस ते बराबर क्या? नमस्ते। और देखो चतो प्लस सीमा। अब बताओ प्लस के बाद कौन आ गया? से। तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा? दंते से में। क्या हो जाएगा? चतुसीमा। ऐसे ही मैं कहूंगा नी प्लस तेज तो क्या हो जाएगा? बताओ निस्तेज। क्या हो जाएगा? निस्तेज। ऐसे ही मैं कहूंगा दो प्लस साहस तो बताओ क्या हो जाएगा? दुस्साहस। तो यानी जब तैसे आएंगे तो दंते से बढ़ाना है विसर्ग का। क्या बढ़ाना है? दंते से। अब इसमें मैंने दूसरा बताया था कि यदि विसर्ग किसके साथ हो? ए या आ के साथ। किसके साथ? और प्लस के बाद अघोष के रूप में क्या आ जाए? कै पे।
तो भी विसर्ग का परिवर्तन बराबर किस में होगा? दंत्यई से में होगा। यानी आपको याद रखना है, यदि कैपे से पहले विसर्ग ई और ऊ के साथ है जब तो मूर्धन्य से बनना है, और यदि ए और आ के साथ है तो क्या बनाना है? दंते से। तो देखो नमे प्लस कार, उधर तो पढ़ा था अपन ने आवि प्लस कार, तो क्या बना था? आविष्कार, मूर्धन्य से आया था। यहां क्या है बताओ? ए के साथ है, वहां तो ई के साथ था, यहाँ किसके साथ है? ए के साथ। तो इसमें दंते से लगाएंगे, ये क्या बन जाएगा? नमस्कार। ऐसे ही एक और है इसमें, भा प्लस कर, बताओ क्या हो जाएगा? भास्कर। भा माने सूर्य, कर माने प्रकाश, सूर्य का पर्यायवाची यानी भा माने प्रकाश और कर माने करने वाला, तो भास्कर किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। ऐसे ही बताओ एक और आ जाएगा, भा प्लस पते, अब पे आ गया तो ये क्या बन जाएगा? भास्पति। और भास्पति भी सूर्य का ही पर्यायवाची है, भा माने प्रकाश, पति माने स्वामी। और लास्ट एक और है, वाचः प्लस पते, तो क्या बनेगा? वाचस्पति। तो ये विसर्ग संधि के जो मूल नियम थे वो तो हो गए। अब इसमें कुछ छोटे छोटे और बचे हैं, उनको हम देखते हैं। ठीक है, एक दो बातें हैं थोड़ी थोड़ी सी, उनको देखते हैं। तो एक तो ये नोट डाल के लिखो आप कि क्या बचा है। कि यदि विसर्ग ई और ऊ के साथ हो, यानी विसर्ग किसके साथ है? ई और ऊ के साथ, एवं विसर्ग के बाद रै व्यंजन आता है, कौन सा व्यंजन आता है? रै व्यंजन आता है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। एवं ई और ऊ का दीर्घीकरण हो जाता है। ए और ऊ का क्या हो जाता है? दीर्घीकरण हो जाता है। हो जाता है। तो ये क्या लिखा हुआ, एक बार पढ़ लो कि यदि विसर्ग ई और ऊ के साथ तो विसर्ग के बाद रै व्यंजन आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, एवं ई और ऊ का क्या हो जाता है? दीर्घीकरण। तो इधर समझो, नी प्लस क्या? रोग। ये एक एग्जाम्पल है, क्या लिखा हुआ है ये? नी प्लस क्या? रोग। तो देखो इसमें अपन ने जो ये नियम पढ़े थे 5, इनमें कौन सा नियम फॉलो करता है क्या उनमें से कोई नियम? बताओ। हाँ, दूसरा नियम, क्योंकि विसर्ग किसके साथ है? ई और ऊ के साथ, और विसर्ग के बाद रै घोष ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है? घोष, क्योंकि ये लेवे किस में आते हैं? घोष में। तो विसर्ग का परिवर्तन रै में होता है और नी का निर हो जाता है। और ये अपन पढ़ेंगे भी जब उपसर्ग पढ़ेंगे कि ये जो नी है, क्या है? नी, यही आगे चलकर दो उपसर्गों में बदल जाएगा, निर में और निस में। जब घोष ध्वनि आएगा तो नी का निर हो जाएगा, और जब अघोष ध्वनि आएगी तो नी का निस हो जाएगा। तो ये नी का निर होता है ना। परंतु इसमें क्या है कि प्लस के बाद रै ध्वनि है। प्लस के बाद क्या है? रै ध्वनि है। तो कहने का मतलब है कि जब रै प्लस के बाद, इस कारण इसका रै नहीं होता। वैसे तो चाहे आप इसका नी का निर प्लस रोग कर दो,
फिर आपको एक अलग नियम लगाना पड़ेगा। व्यंजन संधि में होता है कि दुर और निर उपसर्ग के बाद रे व्यंजन आए तो निर और दुर का रे का लोप हो जाता है और ई और उ की दीर्घीकरण। तो बात एक ही है। तो यहीं से समझना है कि नी प्लस रोग है तो कहने का मतलब है इस विसर्ग का परिवर्तन रे में होगा, परंतु प्लस के बाद पहले से ही क्या बताओ ऑलरेडी रे मौजूद है। इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, इस विसर्ग को तो हटा देते हैं और इस ई को बड़ी कर देते हैं। और यही परीक्षा में याद रखना है आपको। ये तो मैं नहीं पढ़ाता तो भी आप नी प्लस रोग की संधि क्या करोगे, निरोग ही करोगे। लेकिन याद ये रखना है कि निरोग में नी बड़ी लगानी है, क्योंकि पहला ही ऑप्शन आपको छोटी नी का मिलेगा और आपसे गलती हो गई। तो इस उदाहरण में जो याद रखने की बात है वो ये है कि निरोग जब लिखते हैं तो नी कैसी आएगी, बड़ी। और संधि विच्छेद क्या होता है, नी प्लस रोग। तो अक्सर बालक क्या करते हैं, विसर्ग को हटा के और पहले ऑप्शन में ऐसे निरोग मिल जाता है, तो ये गलत होगा। आपको क्या याद रखना है कि जो इंपॉर्टेंट बताऊं कि निरोग में कौन सी नी आती है, बड़ी। ठीक है, ऐसे ही बताओ नी प्लस रस क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीरस। ऐसे ही नी प्लस रव बराबर क्या हो जाएगा, ये नीरव हो जाएगा। और एक ऊ का उदाहरण है दू प्लस क्या राज, तो ये क्या हो जाएगा, दुराज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुराज। तो ये चार ही उदाहरण है इसके अंदर। ठीक है, इनको आप अच्छी तरह से समझ लेना। विशेषकर किसका याद रखना है, निरोग का। सब शुद्धि में पूछ सकता है नी कैसी आएगी, बड़ी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलो एक और देखते हैं इसमें क्या है। देखो अगला नोट नंबर 2, कि यदि विसर्ग क्या लिखना है कि यदि विसर्ग ए के साथ हो तथा विसर्ग के बाद किसके बाद, विसर्ग के बाद ई व ए स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इसमें भी आपको दो उदाहरण याद रखने, बस कितने याद रखने, दो। क्या है देखो, मैंने यहां लिखा यस प्लस क्या इच्छा। देखो एक हमने उदाहरण पढ़ा था यस प्लस अभिलाषा, क्या हुआ था, यशोभिलाषा। तो देखो उसमें क्या हुआ था, विसर्ग के बाद ऐश्वर आया था, तो विसर्ग का परिवर्तन हमने ओ में कर दिया और ए को हटा दिया। अब यहाँ ए नहीं ई है, ये नहीं हटेगी, ये नहीं हटेगी। तो मैंने कहा ना कि दो स्वर एक साथ नहीं हो सकते कि ओ भी हो जाए और ई भी हो जाए। तो उस कंडीशन में ये क्या, विसर्ग ही हट जाएगा और इसे जो का त्यों लिखेंगे यश इच्छा। और ऐसे एक दो ही उदाहरण हैं जो कहने का मतलब है कि जिनमें स्वर मूल रूप में आता है। तो यश है प्लस इच्छा बराबर क्या हो जाएगा, यश इच्छा। और मन है प्लस इच्छा बराबर क्या हो जाएगा, भाई मन इच्छा। तो ये जो के त्यों ही लिखने हैं। और एक यह है अतः प्लस क्या एव, और ए आ गया तो यहां भी विसर्ग घट जाएगा और ये ऐसे की ऐसे लिखा जाएगा, क्या बताओ, अतएव। क्या लिखा जाएगा, अतएव। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण है जो अलग ही तरीके हैं के हैं, इनको आपको थोड़ा सा याद रखना है। लगता तो ऐसा है जैसे अतएव हम ऐसे कर दें, नहीं ऐसे नहीं करना है, ये गलत है। अतएव भी जो का त्यों ही लिखा जाएगा। ठीक है, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, ज्यादा
नहीं ध्यान देना है। ठीक है, जो बात बताई उन पर आपको विचार करना है। अब देखो कुछ उदाहरण हैं, उन्हें हम अपवाद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अपवाद। कौन संधि के? अयादि के। एक तो है मनः प्लस क्या? कामना। क्या है? मनः प्लस क्या? कामना। क्या होगा? अच्छा, मनोकामना। देखो इधर नियम ये पढ़ाया है कि ओ जब करते हैं, जब प्लस के बाद कौन सी ध्वनि हो? घोष, यानी वर्ग का कौन सा अक्षर? तीसरा, चौथा, पांचवा, ये रेलेवे है और स्वर। यहां तो क पहला है। क्या है? क कैसा अक्षर है? पहला। तो नियम अनुसार तो ये किस में होना चाहिए? अभी तो पढ़ाया था, नमः प्लसकार क्या हुआ था? नमस्कार। तो ये मनस कामना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेकिन ये मनस कामना नहीं, इसको जो की त्यों लिख देते हैं मन कामना। नियम तो लगता है संधि नहीं होते, इसलिए अपवाद है। तो ये मन कामना जो का त्यों लिखा जाता है। मनोकामना को तो आप दिमाग से निकाल ही दो, वो तो किसी भी तरह नहीं होगा, वो तो गलत है। सही क्या है? मन कामना जो का त्यों। एक है पय प्लस पान। क्या करेंगे? पय प्लस क्या? पान। तो अब कौन आ गया? पै। तो ये पयो पान नहीं होगा, ये भी क्या हो गया? पै पान ही लिखा जाएगा, क्योंकि ओ नहीं होगा। पै भी कौन सा अक्षर है? पहला, और पहला अक्षर क्या होता है? अघोष। तो अघोष के साथ ओ नहीं होता। तो पै प्लस पान क्या होगा? पै पान। और देखो प्रातः प्लस क्या? काल। तो ये भी जो लिखा जाएगा क्या बताओ? प्रातः काल। तो इन्हें हम किसमें? विसर्ग संधि के किसमें लेते हैं? अपवादों में। एक और है, ये भी कई बार आ जाता है, अधः प्लस क्या? पतन। तो इसे अधोपतन नहीं करना है, ये भी क्या होगा? अधः पतन। अर्थात इनमें विसर्ग जो का त्यों रहता है, विसर्ग संधि क्या नहीं होते। तो इन्हें हम कहते हैं क्या बताओ? विसर्ग संधि का अपवाद। तो एक ही क्लास में आपकी विसर्ग संधि बहुत अच्छी तरह हो गई है। जो पहले आपको सारणी बताई थी उससे आप आसानी से नियमों को याद कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्लास में।